आप सभी को नमस्कार। कुछ तकनीकी कारणों से वीडियो अपलोड करने में मुझे कुछ विलंब हो गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी मैं विभू श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ रानी रेवती देवी सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज राजापुर के इस वीडियो लेक्चर क्लास में। आज का ये वीडियो हमारा मुख्यतः डिपेंड करेगा क्लास 9th और क्लास 11th पर। कुछ कंटेंट ऐसे होंगे जो क्लास 9th से रिलेटेड होंगे और वही कंटेंट रिलेटेड होंगे क्लास 11th से। बस 11th के डिस्कशन करने पे दिए गए कंटेंट का जो लेवल होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन कक्षा 9 के लिए वह लेवल थोड़ा कम होगा। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, कक्षा 9 एवं 11 के लिए, जिसके पार्ट 1 में हम देखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन। आपके सामने जो ये एक तस्वीर है ये है भारतीय वैज्ञानिक एवं ऋषि महर्षि कणाद की। हमारे आसपास जो कुछ भी है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। यहाँ जो एक शब्द आया कण, आप सबने भी सुना होगा कण। तो कण शब्द जो ये वर्ड है, इसकी जो डिस्कवरी थी, इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन था वो किया गया महर्षि कणाद के द्वारा। कणाद शब्द से ही कण वर्ड बना है। कणाद ने क्या कहा? ईच एंड एवरी मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल पार्ट्स और every matter is made up of small and tiny particles। अर्थात प्रत्येक पदार्थ को बहुत छोटे छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है, एवं दूसरे शब्दों में कहें तो प्रत्येक पदार्थ बहुत छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर के बना है। इन्हीं छोटे छोटे पदार्थों को कणाद ने नाम दिया किसका? कण का। ओके, तो ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर का डेमोन्स्ट्रेशन किया। भारतीय वैज्ञानिकों में कणाद को अणु विज्ञान सिद्धांत का प्रणेता, दैट मीन्स डेमोन्स्ट्रेटर ऑफ एटॉमिक साइंस का नाम दिया गया है। ये एक वीडियो आएगा आपके सामने। इस वीडियो में आप ये देखोगे कि कैसे सामान्य लेवल से हम ये चर्चा कर पाएंगे कि एटम क्या होता है, कण क्या होता है, पार्टिकल क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, उन सब बातों की। आप सभी को ये बात पता होगा कि तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं और मिश्रण किसे कहते हैं। तत्व वह जिसके सभी परमाणु एक जैसे हों। यौगिक वह जो दो या दो से अधिक तत्व या एलिमेंट से बना हो। तथा मिश्रण या मिक्सचर वो है जो दो या दो से अधिक कंपाउंड या यौगिक से मिलकर के बना हो, उसे क्या कहते हैं? मिश्रण या फिर मिक्सचर। तो एलिमेंट क्या है डियर? विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट वो है जो केवल एक जैसे परमाणुओं से बना हो। कंपाउंड क्या है? विच इज मेड अप ऑफ टू or more than two similar or non-similar elements in a definite proportion। यौगिक क्या है? वह जो दो या दो से अधिक एक जैसे या अलग अलग प्रकार के तत्वों से मिलकर के बना हो, लेकिन उनका मिलना एक निश्चित अनुपात में होता हो। ठीक है। मिश्रण क्या है? जो which is made up of more than one
कंपाउंड्स विदाउट एनी डेफिनेट प्रोपोर्शन। यौगिक वो है, सॉरी, मिश्रण वो है जो दो या दो से अधिक यौगिकों से तो बना हो लेकिन उसका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। तो फिलहाल ये एक सामान्य परिचय हुआ, एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर का। इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से स्टडी करेंगे कि कैसे डेमोक्रिटस आए, डेमोक्रिटस ने क्या क्या बातें बताई कि हर पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। फिर हम चर्चा करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट जॉन डाल्टन, उनका जो पूरा थ्योरी थी उसके ऊपर। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। आप ये देख सकते हो, यहाँ पे एक पूरा पदार्थ है, जिस पदार्थ को का कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर का एक छोटे पार्ट से हमने ये एक स्ट्रक्चर बनाया। इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखो, ये सब क्या है, वो छोटे छोटे कण कह लीजिए, वो छोटे छोटे परमाणु या एटम कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इनसे मिल करके ये पूरा पदार्थ क्या हुआ है, मैटर क्या है, बना है। तो ये वीडियो का जो ये पहला पार्ट है वो केवल क्या बता रहा कि कोई भी पदार्थ, एवरी मैटर, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। दैट मीन्स ईच एंड एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एटम, जिन्हें हम पार्टिकल या कण भी कह सकते हैं और जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, एटम या परमाणु। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये देखिए एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने एक स्टेटमेंट दिया है, नीचे वो क्या लिखा है, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। कि मैटर अर्थात पदार्थ एक एटम यानी परमाणुओं से मिलकर के बना है जिसे हम दोबारा विभाजित या डिवाइडेड नहीं कर सकते। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है देयर। उन्होंने केवल इतना कहा कि हर पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना है जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते। ये बात सबसे पहले किसने बताई, विदेशी वैज्ञानिकों में डेमोक्रिटस ने। ठीक है, और कणाद ने तो उनसे भी पहले बताए थे। आगे बढ़ते हैं। ये बात हुई डेमोक्रिटस की। डेमोक्रिटस के बाद देखिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम आता है जिसको कहते हैं जॉन डाल्टन। क्लास 9th के लिए भी और क्लास 11th के लिए भी जो प्रथम मासिक परीक्षा जब भी होगी, फर्स्ट मंथली एग्ज़ाम में, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछा गया है और पूछा जाता भी है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की व्याख्या करिए। एक्सप्लेन एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। डाल्टन ने ये थ्योरी कब दी थी, यहाँ ईयर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, 1808 1808 में। अब चलते हैं इस थ्योरी के अंदर। इस थ्योरी के अंदर जो पहला पॉइंट है वो क्या कह रहा, ये एक कॉपर का, जो आप देख रहे हो, ये पूरा एक कॉपर का हिस्सा, एक कॉपर यानी तांबे का टुकड़ा है। उस तांबे के टुकड़े को उन्होंने और लार्ज करके दिखाया और आप देख सकते हो कि ये जो पूरा तांबे का टुकड़ा है ये छोटे छोटे परमाणुओं से मिल करके क्या है, बना हुआ है। दिखाई दे रहा होगा आपको कि छोटे छोटे परमाणुओं से क्या है, मिल करके बना हुआ है। यहाँ नीचे एक स्टेटमेंट लिखा है, ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स विच कैन नॉट बी मेड और डिस्ट्रॉयड। एक बहुत अच्छी बात डाल्टन ने बताई कि परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। ठीक है, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आप सभी के लिए एक सामान्य सा इंस्ट्रक्शन, हर पॉइंट को आप लिखते जाइए। मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ। ठीक है, एटम विच कैन नॉट बी मेड और डिस्ट्रॉयड, अर्थात परमाणु का ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये परमाणुओं का रिप्रेजेंटेशन है। ऑल एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। एक बहुत अच्छा पॉइंट है ये। आप इसको देखो ना, ये क्या है, कॉपर।
अगर ये कॉपर है डियर, तो कॉपर में जितने भी एटम है वो किसके होंगे? कॉपर यानी तांबे के ही तो होंगे। अगर आपके आसपास एक लोहे की रॉड रखी हो, उस लोहे की रॉड को आप देखो, और लोहे की रॉड को अगर आप कहीं से भी काटोगे, किसी भी जगह से, तो कहीं से भी काटने पर आपको क्या मिलेगा? लोहा ही तो मिलेगा ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि लोहे की रॉड को काटो और सोना मिलने लगे ना भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो अगर लोहे की रॉड को कहीं से भी काटो आपको लोहा ही मिल रहा है, मतलब उसके सभी परमाणु कैसे हैं डियर? वो सब कैसे हैं? सेम है, सिमिलर हैं, एक जैसे हैं भाई। हर पदार्थ किससे मिलकर के बना है? परमाणुओं से। परमाणु क्या है? छोटे छोटे कण हैं। चलिए, अगर आपको और डीप समझना हो तो आपने चौक देखा ही होगा। चौक सब देखे हैं। चौक को तोड़िए, इमेजिनेशन करिए मेरे साथ, कल्पना करिए। चौक को तोड़िए। जब आप चौक को तोड़ते हो तो क्या दिखता है? छोटे छोटे कण लगे होते हैं जिससे चौक बनकर बनी होती है। तो वही छोटे छोटे कणों को डाल्टन ने किसका नाम दिया था? परमाणु ने। कि हर पदार्थ बहुत छोटे छोटे कण, छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे एटम से मिलकर के बना होता है। उसी को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। और अगर सभी एटम एक जैसे हों तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। यहाँ पॉइंट क्या लिखा है? ऑल एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। किसी एक समान तत्व के सभी परमाणु कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं। तांबे के सारे परमाणु किसके होंगे? तांबे के जैसे होंगे। लोहे के सारे परमाणु किसके जैसे होंगे? लोहे के जैसे होंगे। सोने के सारे परमाणु किसके जैसे होंगे? सोने के जैसे होंगे। क्या वो एक जैसे हैं क्या? अगर एक जैसे होते तो क्या उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती? तांबा लाल है, लोहा थोड़ा काला लिया, कालापन लिए है, ब्लैकिश है, और गोल्ड बिल्कुल चमकीला है, येलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एक सिंपल कंपैरेटिव स्टडी है। कॉपर और सोडियम को दिखाया गया है। ये रहा कॉपर और ये रहा सोडियम। इसमें क्या दिखा रहा है? डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। ये डाल्टन का तीसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या था, याद है ना? कि परमाणु ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न। एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सेकेंड पॉइंट क्या आ गया? एलिमेंट्स ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। कि एक समान परमाणु के सभी, एक समान तत्व के सभी परमाणु कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं। डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। अलग अलग परमाणु, अलग अलग तत्व के पास अलग अलग परमाणु होते हैं। ये बात समझ में आ गई? सोडियम का परमाणु अलग होगा तो उसके गुण भी अलग होंगे। कॉपर का परमाणु अलग होगा तो वो भी अलग होगा। परमाणु समझ में आ रहा क्या होता है? परमाणु यहाँ सिंपल सा एक ही चीज़ है, वो छोटी छोटी चीज़ जिससे वो पूरा पदार्थ मिल करके बना है। ओके, आगे पढ़ते हैं। अब देखो, ये क्या कह रहा है? इस लाइन में आप पढ़ोगे कि केमिकल रिएक्शंस अकर व्हेन एटम आर रीअरेंज्ड। अब आप सोचो, पानी का सूत्र पता है ना? पानी का सूत्र क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर? H2O होता है। H2O में कौन कौन से कंपोनेंट हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से H2O बना है भैया। अब आप इमेजिन करो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो ही ना, उनका कॉम्बिनेशन ना हो। अगर कॉम्बिनेशन नहीं होगा, क्या वो कंपाउंड बनेगा क्या? सोच के देखिए, कभी नहीं बनेगा। तो डाल्टन ने एक और पॉइंट बड़ा अच्छा कहा कि अगर किसी दो एलिमेंट के बीच रिएक्शन तभी होगा जब उनके एटम एक दूसरे से क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। भाई अगर एटम ही नहीं मिलेंगे तो कैसे रिएक्शन होगा? भाई बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पे जैसे वहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बनेगा, तो यहाँ पर आप जो एग्जाम्पल देख रहे हो, उस एग्जाम्पल में कॉपर और ऑक्सीजन के बीच कॉम्बिनेशन किया गया है। ठीक है, समझिए इसको। ये कॉपर है, ऑक्सीजन से मिला, CuO बना। तो यहाँ पॉइंट क्या आ रहा है लिख करके इम्पॉर्टेंट? वो पॉइंट है कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। देखिए नीचे भी लिख के आएगा। वो पॉइंट क्या है? केमिकल रिएक्शंस अकर व्हेन एटम आर रीअरेंज्ड। रासायनिक अभिक्रिया तभी होगी जब परमाणुओं के बीच क्या होगा? अभिक्रिया होगी। और यहाँ पे एक पॉइंट और आ रहा है, वो क्या है? कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड
फ्रॉम एटम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट, यानी कि यौगिक का निर्माण तभी होगा। देखो भाई ये क्या है, यौगिक है। यौगिक का निर्माण तभी होगा जब दो तत्वों के परमाणु एक दूसरे से क्या होंगे, कंबाइन होंगे। व्हेन देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम्स ऑफ एलिमेंट, व्हेन देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, जब एलिमेंट्स के एटम कंबाइन होंगे तभी क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगली जी वीडियो में क्या आएगा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये रही पूरी। इसने देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा पॉइंट है यहाँ पर कि डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी किस किस चीज़ की व्याख्या कर पाई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या डाल्टन कर लिए। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात के नियम की व्याख्या डाल्टन के द्वारा की जा सकी। लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, निश्चित अनुपात की व्याख्या भी डाल्टन के द्वारा की गई। तो फटाफट एक रिवीजन लेते हैं। डाल्टन की पहली थ्योरी क्या है, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरी थ्योरी क्या थी, सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटम्स, यानी कि एक जैसा तत्व एक जैसे ही परमाणु को रखेगा, दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट क्या था, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटम्स, अलग अलग परमाणु अलग अलग तत्व रखते हैं, ये हमारा तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट क्या था यहाँ पर, फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एटम्स मस्ट बी कंबाइंड, यौगिकों के निर्माण के लिए एटम का मिलना क्या है, आवश्यक है। परमाणु का मिलना कैसा है, आवश्यक है। ये बात हो गई थी। और एक पॉइंट जो छूट रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाल्टन ने एक बात कही थी कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, परमाणु कभी भी विभाजित नहीं हो सकता, ये बात भी डाल्टन ने कही थी। और ये अंतिम पॉइंट होगा कि ये तीन वो ऐसे पॉइंट थे जिसकी व्याख्या, ये ऐसी परिभाषाएं थी जिसकी व्याख्या, जिसका क्लैरिफिकेशन डाल्टन कर पाए थे। ठीक है, बाकी आगे बढ़ता हूँ मैं। अब ये कुछ थ्योरी हैं जिनको हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, जॉन डाल्टन, माइकल फैराडे और इस सब सारी चीज़ों को आगे देखता हूँ। ये देखिए एक उस पूरे जो भी कुछ आपने पढ़ा उसका एक रिटर्न, परमाणु संरचना की प्रथम अवधारणा प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक महर्षि कणाद के द्वारा दी गई, जिसके अनुसार अकॉर्डिंग टू कणाद प्रत्येक पदार्थ एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल मैटर्स विच आर कॉल्ड एज कणा, यानी कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत छोटे और पदार्थों से मिलकर बना है, जिनको कणाद ने किसका नाम दिया, कण का। इन 1808 में an English scientist John Dalton said that all types of matter are made up of small particles that are called atoms। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपको। 1808 ईस्वी में इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने ये कहा कि सभी पदार्थ बहुत छोटे छोटे और पदार्थों से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें उन्होंने किसका नाम दिया था, एटम का या परमाणु का। 1808 में इंग्लिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने बताया कि सभी प्रकार के पदार्थ अति सूक्ष्म पदार्थों से मिलकर बने हैं, जिन्हें उन्होंने परमाणु का नाम दिया। ये एक सिंपल थ्योरी है पूरी, जो आपको देख लेनी है। ये डाल्टन के एक पूरी थ्योरी, एक एक पॉइंट है जो आपको समझ में आ जाएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। कहीं भी दिक्कत होगी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कि डाल्टन के अनुसार सभी पदार्थ अति सूक्ष्म, तो एक एक पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ओके, ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये एक पॉइंट ज़रूरी है कि डाल्टन क्या क्या नहीं बता पाए। डाल्टन कैन नॉट एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। भैया एक चीज़ सोचो, अगर मैं आपके सामने एक सेब रख दूँ, ठीक है, और आप उस सेब को काट नहीं सकते, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। अब मैं आपसे पूछूं सेब के अंदर क्या है वो बताओ, बता दोगे क्या? सोचो, नहीं बता पाओगे ना। तो जब तक किसी चीज़ को हम अलग नहीं कर सकते, उसको काट नहीं सकते,
हम उसके अंदर क्या है उसे दिखा या बता नहीं सकते। डाल्टन ने क्या किया? डाल्टन ने क्लियर कह दिया कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, परमाणु विभाजित नहीं हो सकता। उन्होंने ये बात साफ साफ कह दी। तो भाई जब वो विभाजित नहीं कर पाए तो सीधी सी बात है वो उसकी आंतरिक संरचना की व्याख्या भी नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि परमाणु की आंतरिक संरचना की व्याख्या डाल्टन नहीं कर पाए। डाल्टन तत्व के समस्थानिक एवं संभारिक तथा स्पेक्ट्रम गुण की व्याख्या नहीं कर सके। अरे भाई डाल्टन के समय ना प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, ना ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी और ना ही न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। जब इतनी चीज़ों की डिस्कवरी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है डाल्टन कभी भी समस्थानिक संभारिक की व्याख्या नहीं कर पाएंगे। समस्थानिक संभारिक क्या होते हैं वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। जिनके प्रोटॉन एक जैसे हों वो समस्थानिक हैं, जिनके न्यूट्रॉन एक जैसे हों वो समभारिक हैं, वो चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। डाल्टन यह व्याख्या भी नहीं कर पाए कि अलग अलग तत्व अलग अलग परमाणु क्यों रखते हैं। डाल्टन इस बात को नहीं बता पाए। कुछ वर्षों के पश्चात अनेक अध्ययनों के द्वारा यह देखा गया कि परमाणु अविभाज्य नहीं अपितु इसको और छोटे छोटे भागों में बांटा जा सकता है, जिसे उप परमाणुवीय कण का नाम दिया गया। अभी मैंने आपसे एक बात कही कि अगर आपके सामने एक सेब रख दिया जाए और आपको उसे काटना न आता हो, तो जब उसे काटना नहीं आएगा तो आप उसके अंदर के स्ट्रक्चर को नहीं बता पाओगे। मैं अगले स्टेप में क्या करूं, आपको एक चाकू दे दूं और कहूं कि अब इसके अंदर के स्ट्रक्चर को बताओ इसको काट करके, तो जाहिर सी बात है आप वो काम कर सकते हो। आप बात समझ में आ रही है? तो मेन दिक्कत क्या थी डियर, डाल्टन के समय इतनी सुविधा थी ही नहीं हमारे पास कि हम परमाणु को और छोटे भाग में डिवाइड कर सकें। तो उस असुविधा के कारण, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो डाल्टन ने एक बात कह दी कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने प्रोग्रेस किया और आज की डेट में तो वी हैव लेज़र टेक्निक, क्रिस्टलोग्राफी, एनएमआर, ईपीआर, ईएमआर सब है। हमारे पास वो सारी टेक्निक है कि हम एटम के अंदर क्या क्या है उसको क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे टाइम बीता ये बात प्रूफ होने लगी कि डाल्टन ने जो बात कही थी कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, वो बात गलत है। परमाणु को विभाजित किया जा सकता है और उस आधार पर परमाणु के कुछ कण देखे गए जिन्हें हमने सब एटॉमिक पार्टिकल या उप परमाणु कण का नाम दिया। सब एटॉमिक पार्टिकल जो हमारे सिलेबस में हैं वो कौन कौन से हैं? 9th में भी है और 11th में भी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा गया है कि एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था माइकल फैराडे और विलियम क्रुक्स। उन्होंने एक यंत्र का आविष्कार किया जिसका नाम था विसर्जन नलिका या डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब एक कांच की लंबी नली जैसा स्ट्रक्चर है, अभी एक वीडियो में आप देखोगे, जिसमें लोहे की दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने लगी होती हैं, जिन्हें किसका नाम दिया गया? इलेक्ट्रोड का। विसर्जन नलिका में अत्यधिक उच्च वोल्टेज का प्रवाह किया गया जो लगभग 1000 वोल्ट का एवं बहुत ही निम्न दाब रखा गया जो कितना था 10⁻⁻² एटीएम का। तो ये सब चीज़ें एक टेक्निकल टर्म है, इसके लिए आप ये मत सोचिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये केवल थॉट है कि हाँ वो चीज़ें थी वहाँ पर। अभी उस पूरी चीज़ को हम लोग देखेंगे आफ्टर। हाँ, तो हम बात कर रहे थे विसर्जन नलिका पर। तो जैसा कि इसमें ऊपर के दोनों पॉइंट में अभी तक हमने समझा कि विलियम क्रुक्स हुए और उन्होंने माइकल फैराडे की हेल्प से एक मशीन डेवलप की जिस मशीन को उन्होंने नाम दिया डिस्चार्ज ट्यूब या फिर विसर्जन नलिका का। अगली हेडिंग में जैसा भी हमने देखा था स्टार्टिंग में कि विसर्जन नलिका या डिस्चार्ज ट्यूब के स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। तो ये कैसा होता है? कांच का, जैसे आप ट्यूब रॉड देखे होंगे तो ट्यूब रॉड जैसा ही कुछ है ये। जैसे ट्यूब रॉड के दोनों एंड ब्लॉक होते हैं वैसे इसमें भी था कि इसके दोनों एंड बिल्कुल ब्लॉक थे और दोनों
एंड पर आमने सामने लोहे या किसी भी मेटल की क्या लगी थी, एक प्लेट लगी थी। दूसरी बात क्या थी इसके अंदर, जैसे ट्यूब रॉड के पूरे रॉड में करंट फ्लो होता है, वैसे ही इसमें भी मिडिल में बिल्कुल एक करंट फ्लो हो रहा था। उस करंट का जो पोटेंशियल था वो बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हो 10,000 वोल्ट का। दूसरी बात क्या थी कि इस पूरे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो प्रेशर था उसे बहुत कम रखा गया। सवाल उठता है, प्रेशर बहुत कम रखा गया तो कितना रखा गया? उसकी वैल्यू थी 10⁻⁻2 एटीएम या 10⁻⁻2 10⁻⁻2 वायुमंडलीय दाब। अगला पॉइंट जो आता है, पॉइंट नंबर 2, वो क्या कह रहा है कि इस प्रक्रिया में अक्रिय गैस नाइट्रोजन का प्रयोग किया गया। आप एक चीज़ सोचो, अगर आप एक सिंपल सा मैं एग्जाम्पल लूँगा, कभी आप गांव देहात की यात्रा करिए, उस यात्रा में आप देखे होंगे कि रास्ते में जब हाईवे पर 33,000 वोल्ट या 11,000 वोल्ट का तार दिखता है, खूब बड़े बड़े टावर पे लगा, देखा होगा आपने। और उस हाई वोल्टेज के तार के चारों तरफ एक अजीब सी आवाज़ आती है, चिड़चिड़ चिड़चिड़ ऐसे अजीब से कुछ। तो वो आवाज़ क्यों आती है, कभी सोचा है? भाई देखो, वो तार का वोल्टेज कितना है, 33,000 या 11,000 वोल्ट, और उस वोल्टेज पर उसके आसपास एयर, हवा ही तो है। हवा में क्या है, अलग अलग गैसें हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, पता नहीं क्या क्या। तो वो ऑक्सीजन, ऑर्गन, बहुत सी गैसें हैं भाई। वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, SO2 है, NO2 है, बहुत सी गैसें। वो सारी गैसें उस तार के साथ जिसमें इतना हाई वोल्टेज फ्लो कर रहा है, भाई वोल्टेज मतलब क्या, ऊर्जा, एनर्जी, यही तो होता है ना। और जब ऊर्जा मिलेगी तो उसके आसपास की जो हवा होगी उसमें क्या होगी, रिएक्शन। और उसी रिएक्शन से वहाँ पर क्या डेवलप होता है, एक छोटा सा आवाज़ जैसा स्पार्क जो हमको सुनाई देता है। तो बात जब प्रयोग करने की हुई तो विलियम क्रुक्स और माइकल फैराडे के मन में एक बात आई। वो बात क्या आई कि अरे यार, विसर्जन नलिका तो हमने बना ली, जो एक ग्लास ट्यूब है, ट्यूब रॉड जैसी, उस ट्यूब के अंदर दोनों तरफ मेटल रख दिए, वहाँ पर हमने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा दिया, वहाँ पर प्रेशर को बहुत कम कर दिया, बहुत कम दाब कर दिया। तो इसमें लिया क्या जाए, रिएक्शन किससे कराया जाए? तो उन्होंने जिस गैस को सिलेक्ट किया डियर, वो गैस कौन सी थी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक कैसी गैस है, सुन के आपको शायद ताज्जुब हो जाए। नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है। कैसी गैस है, इनर्ट। कभी सोचा है नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस क्यों है? सोचते हैं ना। आप कोई भी किताब उठाओ, हर किताब में एक वैल्यू लिखी है कि द वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन इज 78% इन एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो कितनी है, 78% है। कार्बन की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू है वो बढ़ती घटती है। ऑक्सीजन अभी 21% से कुछ कम हो गया था। तो ऑक्सीजन हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, ये सब की वैल्यू हो सकता है घट बढ़ जाए, लेकिन नाइट्रोजन 78% पे कांस्टेंट है। आज से 50-100 साल पहले भी कांस्टेंट था, और हो सकता है आज से आने वाले हज़ारों साल बाद भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? सोचते हैं। देखिए, अगर कहीं कोई चीज़ रिएक्शन करे, मान लो कोई दो चीज़ रिएक्शन कर रही है, तो जब रिएक्शन करेगी तो या तो उनकी जो अमाउंट है, उनकी जो मात्रा है वो कम होगी, या तो उनकी मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। नाइट्रोजन की वैल्यू ना घटती है ना बढ़ती है। इस बात का सीधा सीधा मतलब क्या होगा? इस बात का सीधा सीधा मतलब यही है कि नाइट्रोजन किसी भी कंपोनेंट से ईजिली, आसानी से अभिक्रिया या रिएक्शन परफॉर्म नहीं करती। और जब वो ईजिली रिएक्शन परफॉर्म नहीं करती तो उसकी वैल्यू में, उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन, कोई चेंज वहाँ पर नहीं आता। भाई चेंज कब आएगा? जब वो कुछ अभिक्रिया करेगा। जब वो कुछ कर ही नहीं रहा है तो उसके वैल्यू में कोई चेंज आने की संभावना नहीं बनती है। देयर इज नो एनी अमाउंट ऑफ चेंज।
बिकॉज देयर इज़ नो एनी टाइप ऑफ रिएक्शन। और जब कोई चीज़ रिएक्शन नहीं करती उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्ट या अक्रिय। तो विलियम क्रुक्स और माइकल फैराडे ने एक बड़ी अच्छा काम किया। उन्होंने विसर्जन नलिका या डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस ली, वो गैस कौन सी ली, नाइट्रोजन, जो ईजिली रिएक्ट नहीं करती लेकिन हाँ कुछ ना कुछ रिजल्ट करेगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में आइए। उसमें जो लिखा है वो क्या लिखा है कि जब सारी तैयारी हो गई, उन्होंने ग्लास ट्यूब ले लिया, ग्लास ट्यूब के दोनों सिरों को, दोनों एंड को उन्होंने क्लोज कर दिया। उसके अंदर उन्होंने मेटल के 2 प्लेट रख दिए, मेटल की प्लेट पर वहाँ पर करंट का फ्लो करा दिया। और उसके बाद फिर प्रेशर को बहुत कम कर दिया, प्रेशर को 10⁻², 10 के घाते -2 वायुमंडलीय दाब पर कर दिया। इतना करने के बाद अब उन्होंने रिएक्शन परफॉर्म करना शुरू किया। और जैसे ही उन्होंने करंट का फ्लो कराया, करंट कितना है, ऊपर वैल्यू लिखी है 10,000 वोल्ट, तो वहाँ पर कुछ अद्भुत चीज़ें, देयर इज़ सम इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली। अब वो इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या थी वो भी हम देखेंगे। और ये हुआ क्यों, क्योंकि एक फिनोमेना होता है जिसको हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन। वो आप पढ़ोगे आगे, अभी कभी उसकी जानकारी रखो। आयोनाइजेशन क्या होता है, जब किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया जाता है तो चार्ज होने की वजह से वो मैटर, वो पदार्थ प्लस और माइनस में क्या होता है, टूट जाता है, डिस्टिंग्विश हो जाता है। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन। डेफिनेशन क्या होगी, किसी पदार्थ का विद्युत धारा की उपस्थिति में धन या ऋण आवेश में टूटना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनन। दैट मीन्स डिस्टिंग्विश या डिफ्रेंशिएशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ एनी मैटर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन। लास्ट पॉइंट क्या गया, इस पूरे एग्जाम्पल के बाद एक ग्रीन कलर की रे दिखाई दी। और उस ग्रीन कलर की रे का जो स्टडी किया बाद में वो किसने किया, गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन यहाँ मिस्टेक हो गई है, उसकी स्टडी किया था जे थॉमसन ने। सही कर लीजिएगा इस चीज़ को, ये जो यहाँ लिखा है ये गोल्डस्टीन नहीं होंगे, ये होंगे जे थॉमसन। ठीक है, उसको जे थॉमसन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक वीडियो है पूरा, जिस वीडियो में आप एक पूरी स्टडी देखोगे किसकी, कैथोड किरणों की। कैथोड किरणें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 11th के लिए भी और 9th के लिए भी। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग कैथोड किरणों के सारे गुणों को देखेंगे, एक एक चीज़ करके देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये एक पूरा स्लाइड व्यू है जो दिखाता है कि बाय द मिड ऑफ 18 यानी कि 1800 के शताब्दी के मध्य में एक वैज्ञानिक हुए क्रुक्स, और उस क्रुक्स ने क्रुक ट्यूब, जिसको हमने नाम दिया था डिस्चार्ज ट्यूब का, उसकी डिस्कवरी की। और उसमें उन्होंने वेरियस एक्सपेरिमेंट किए। वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस प्रकार थे, आगे देखिएगा। ये इमेज है किसकी, सर विलियम क्रुक्स की, जिन्होंने उस प्रैक्टिकल को किया। ये सिंपल सा थॉट, सिंपल सी मशीन है। ये मशीन क्या है, एक जैसे देख रहे हो एक चैम्बर जैसा कुछ है ना ये। तो ये एक टर्मिनल है जिसको कह सकते हो पॉजिटिव टर्मिनल या धनात्मक, और ये एक क्या होगा, ऋणात्मक। ध्यान दीजिएगा, जब इसमें हम हाई वोल्टेज का करंट फ्लो कराएंगे, आप देख सकते हो क्या ये किसी चीज़ से ढके हुए हैं क्या, ये तो खुले वातावरण में है, खुले एटमॉस्फेयर में है। इनके बीच किसी प्रकार का ऐसा कुछ नहीं है कि ये कॉम्पैक्ट है या बंद है। तो आपने एक वर्ड देखा होगा, कभी आप 2 तारों को लो और 2 तारों में करंट अगर फ्लो हो रहा हो, उन 2 तारों को एक दूसरे के पास ले जाओ, शायद आपने देखा होगा या किया भी होगा। तो आसपास ले जाने पर उनमें क्या, किसका, एक स्पार्क जैसा, एक करंट जैसा उत्पन्न होता है। वो करंट जैसा उत्पन्न क्यों होता है उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी केवल देखिएगा, इसके आसपास कुछ भी नहीं है। जब यहाँ पे हम लोग उच्च धारा, एक हाई करंट को फ्लो कराते हैं तो क्या होता है, ये देखिएगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पे स्पार्क। ओ वाह, ये जिस चीज़ को हमें पढ़ना है, ये क्या है, हमारी डिस्चार्ज ट्यूब।
क्या है पूरी ये डिस्चार्ज ट्यूब, विसर्जन नलिका जो क्रुक्स ने बनाई थी। एक तरफ क्या है पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक तरफ क्या होगा नेगेटिव टर्मिनल होगा। ये बीच में कागज़ रखा गया है ताकि स्टडी अच्छे से कर सके। इसके अंदर हाई वोल्टेज को फ्लो कराया जा रहा है, प्रवाहित कराया जा रहा। यहाँ पे गैस कड़ी गैस भरी होगी और जैसे ही हाई वोल्टेज फ्लो कराया गया आप देख सकते हो ये एक हरे रंग की किरण दिखाई दे रही है, ये ग्रीन कलर की रे दिखाई दे रही है। यही ग्रीन कलर की रे क्या है हमारी कैथोड किरणें हैं। ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ से ये देख रहे हो, ये जो एक ग्रीन कलर की रे डेवलप हो रही डियर, इसी को क्या कहते हैं कैथोड किरणें। अब हम एक एक करके स्टडी करेंगे कैथोड किरणों के गुणों की, ठीक है। कैथोड किरणों के आपकी किताबों में गुण हैं कि चुंबकीय गुण क्या होते हैं, वैद्युत गुण क्या होते हैं, और जो भी अलग अलग गुण हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहली चीज़ हमने क्या देखी, एक छोटा सा समराई कर लें कि विलियम क्रुक्स और माइकल फैराडे ने एक विसर्जन नलिका बनाई जो ग्लास की थी, कांच की। उसके दोनों सिरों पर आमने सामने मेटल प्लेट या धातु प्लेट रखी थी। उन दोनों मेटल प्लेट पर उन्होंने हाई वोल्टेज का करंट फ्लो कराया। हाई वोल्टेज का करंट फ्लो कराने पर वहाँ पे जो प्रेशर था, दाब था नलिका के अंदर, ट्यूब के अंदर जो प्रेशर था वो कितना था 10⁻⁻² ATM या वायुमंडलीय दाब। हाई करंट फ्लो कराने पर उसमें जो भी गैसें थीं उनको ऊर्जा मिली। ऊर्जा मिलने से उनके धन और ऋण आयन अलग हुए, और जब धन और ऋण आयन अलग हुए तो वहाँ पर हमको एक नई चीज़ देखने को मिली जो हरे रंग की किरणें थीं, और उन्हीं हरे रंग की किरणों को बाद में किसका नाम दिया गया, कैथोड किरणों का। अब सबसे पहले देखेंगे हम कैथोड किरणों का चुंबकीय गुण। आप वीडियो में देखोगे भी कि जैसे ही चुंबक को हम कैथोड किरणों के आसपास ले जाते हैं वो कैथोड किरणें चुंबक की तरफ विचलन या डाइवर्जन रिप्रेजेंट करते हैं। डाइवर्जन मतलब या तो उसकी तरफ मुड़ेंगी या तो उससे क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे अब कि कैथोड किरणों की डिस्कवरी किसने की, विलियम क्रुक, माइकल फैराडे ने। उसकी स्टडी कौन किए थे, जे थॉमसन ने। स्लाइड में पीछे गोल्डस्टीन लिख गया गलती से। उसकी वीडियो का स्टडी किसने की, सॉरी उसका एक्सपेरिमेंट की स्टडी किसने की, जे थॉमसन ने। अब कैथोड किरणें बन गई हैं। अब पहला स्टेटमेंट क्या है हम लोगों के लिए, व्यवहार, उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करना, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर, वो आप देखो। ये देखिए चुंबक को रखने पर उसमें क्या हो रहा है, विचलन, डेविएशन। एक तरफ वो मैग्नेट किस तरफ गई, दूसरे तरफ वो मैग्नेट से दूर गई। तो यानी पहला पॉइंट क्या बन गया कि कैथोड किरणें चुंबक या मैग्नेट की तरफ अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स रिप्रेजेंट करती हैं। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, आप आराम से देखो। ये देखिए अगेन वही चीज़ है, यहाँ पर हम वापस दो टर्मिनल ले रहे हैं जो 10 किलोवोल्ट और से लेकर 60 किलोवोल्ट तक का है। उसके चारों ओर भी कोई एटमॉस्फेयर नहीं, सॉरी उसके चारों ओर भी कोई कवरिंग नहीं है, वो खुले कमरे में रखा हुआ है। जब खुले कमरों में आप विद्युत धारा का प्रवाह करोगे तो जैसी स्पार्क डेवलप होती है वो आप देखोगे। इसको देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर करंट डेवलप करने से ये कुछ इस तरह ये फ्लो यहाँ पर उत्पन्न होगा जो स्पार्क जैसा है, ठीक है। अब अगला जो एक्सपेरिमेंट है द मेटल स्क्रू ट्यूब, इसमें आप देखोगे पहला प्रैक्टिकल क्या देखा कि चूंकि कैथोड किरणें चुंबक की तरफ व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। दूसरा क्या देखोगे कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में गति करती हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखिएगा इसमें ध्यान से, ये देखिए अब जो आप देखने जा रहे हो वो कैथोड किरणें सीधी रेखा में गति करती हैं। वो आप कैसे देखोगे, इस चीज़ को किस वैज्ञानिक ने बताया था, विलियम रॉकटन, जिसने, और इन्होंने ये प्रैक्टिकल कब किया 1895 में। और गाइगर काउंटर अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये देखिए आप यहाँ पे आपको क्या देखना है डियर, जरा इसको तो पहचान ही रहे होंगे आप, क्या है ये हमारी वही पुरानी विसर्जन नलिका या डिस्चार्ज ट्यूब है। एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल होगा, जो भी। अब देखो
यहाँ बीच में अगर भी आप ध्यान से देखना, बीच में कागज का टुकड़ा रखा है, ठीक। और जब कागज का टुकड़ा रखा है और उसके प्रेजेंस में जब हमने दोबारा फ्लो कराई क्या, कैथोड किरणों को, तो कैथोड किरणों से बिल्कुल सीधा एक इमेज बना। एक बहुत छोटा सा मैं आपसे कह रहा हूँ प्रैक्टिकल करने को। कभी आप गर्मी का मौसम है आजकल, सूर्य के सामने खड़े हो जाइए धूप में, दोपहर में, कभी भी, और पीछे अपनी परछाई को देखिएगा। आपकी परछाई कैसी बनती है? बिल्कुल सीधी बनती है ना, यही तो होता है। अब अगर आप एक टॉर्च लो और टॉर्च के सामने किसी गेंद को रखो और टॉर्च को जलाकर गेंद की परछाई देखो, बिल्कुल ठीक से बनेगी। लेकिन अगर आप टॉर्च को ही ऊपर नीचे घुमाना शुरू कर दो, टेढ़ा मेढ़ा, जैसे डीजे की लाइट होती है वैसा, तब क्या जो प्रतिबिंब, जो उसकी इमेज या जो परछाई बनेगी, वो सीधी बनेगी? क्या नहीं बनेगी, क्योंकि उस समय आप लाइट को क्या कर रहे हो, मूवमेंट करा रहे हो। तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर लाइट मूवमेंट नहीं कर रही है, जो उसका सोर्स है वो एक जगह कांस्टेंट है, एक जगह स्थिर है, जैसे कि सूर्य एक जगह स्थिर रहता है बिल्कुल, तो उसकी जो रोशनी पड़ती है उस पर बनने वाली परछाई बिल्कुल ठीक बनती है जैसे आप हो। अगर इमेजिन करो सनलाइट टेढ़ा मेढ़ा होके आ रहा होता तो आपकी परछाई भी कैसी बनती होती? टेढ़ी मेढ़ी। मेरी बातों को समझने का प्रयास करिएगा बच्चों, ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा है, बस थोड़ा सा, ठीक। तो परछाई कैसी बनती? टेढ़ी मेढ़ी। इस प्रैक्टिकल में आपको यही देखना है, ये प्रूफ करना है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में गति करती हैं। उसके लिए किया क्या गया? उसके लिए किया यह गया कि उसके रास्ते में कागज का टुकड़ा रखा गया, एक पदार्थ कुछ ऐसा रखा गया, और देखते क्या है, उसकी परछाई बिल्कुल ठीक सीधी सीधी जैसी बननी चाहिए वैसी ही बन रही है। उसकी परछाई में कोई डिस्टरबेंस नहीं आ रहा, जिससे ये प्रूफ कर दिया गया कि कैथोड किरणें टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं चलती हैं, वो ज़िगज़ैग मोशन में नहीं चलती हैं, बल्कि वो कैसे चलती हैं? सीधी रेखा में। कैसे चलती हैं डियर? वो सीधी रेखा में। अब आप यहाँ देखना इस वीडियो में, ये देखिए उसके बीच में एक कागज रखा गया है, वो आप ध्यान से देख सकते हो। और जब कैथोड किरणें निकली, कैथोड किरणों का कलर कैसा है? ग्रीन। वो तो हम देखे ही थे। ये देखो आप, बिल्कुल क्लियर दिख रहा कि कैथोड किरणों के निकलने से जो ऑब्जेक्ट बीच में रखा है उसकी एक अच्छी परछाई सीधे वहाँ पर बन रही है। अब जे थॉमसन ने एक और प्रयोग किया था। इस प्रयोग को समझाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा टास्क पूछता हूँ। गर्मी का मौसम है आजकल, आप में से कई लोग पेड़ों में पानी डालते होंगे, हाँ ना भाई? तो पेड़ों में पानी डालने के समय एक काम सबने खूब किया होगा। वो क्या है? आप पाइप से अगर पानी डालो और पाइप की धार बनाकर पत्ती पानी डालो, तो पत्ती क्या होती है? ऐसे हिलने लगती है। और अच्छा एग्जांपल बताऊं, साइकिल का पेंडल देखा है? साइकिल के पेंडल पर अगर आप पानी की तेज धारा, पानी का तेज फोर्स करो, तो जैसे ही साइकिल के पेंडल पर पानी का तेज फोर्स करते हो, पेंडल क्या होगा? रोटेट करेगा। होता है या नहीं होता? मालूम है ना? अब आप सोचो, पानी में कुछ ना कुछ तो पावर होगी, कुछ वेट होगा, कुछ उसका भार होगा, तभी तो वो इसको रोटेट कर पा रहा। कुछ एनर्जी होगी तभी तो वो कर पा रहा। भाई आप किसी को धक्का दो, ठीक, आप धक्का कब दे पाते हो? जब आपके हाथ में क्या होती है? पावर। पावर इन द सेंस, जब आपके हाथ में कुछ भारीपन होता है, कुछ मास होता है, कुछ द्रव्यमान होता है, तभी तो आप उसको धक्का दे पा रहे हो। आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, धक्का देते रहो, कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। तो अब जो प्रैक्टिकल है, पहला प्रैक्टिकल क्या था कि कैथोड रेस कैसे ट्रेवल कर, कैथोड रेस मैग्नेट के प्रेजेंस में क्या करती हैं? डेविएशन करती हैं। दूसरा क्या था? कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि कैथोड किरणों में वेट होता है, उनका कुछ ना कुछ क्या होता है? भार होता है। और भार को दिखाने के लिए थॉमसन ने क्या किया? उसी डिस्चार्ज ट्यूब में छोटा सा चेंज किया। चेंज क्या कर दिया? जो बीच में खाली जगह थी, उस खाली जगह के स्थान पर उन्होंने क्या रख दिया? एक पिन व्हील, बहुत हल्का सा पहिया रख दिया। और जैसे ही उस हल्के से पहिए को रखा,
तब बहुत चमत्कारिक चीज़ और बहुत अद्भुत चीज़ें मिली। देयर वाज सो मैग्निफिसेंट। वो अब आप देखोगे इस स्लाइड में, देखिएगा इसके आगे। ये विलियम क्रुक्स के पूरे एक एक्सपेरिमेंट का थॉट है, इसको आप आराम से पढ़िएगा। ये देखिए, ये अगेन वही विसर्जन नल का डिस्चार्ज ट्यूब। अब यहाँ पर जब हम कैथोड किरणों को फ्लो कराएंगे, ये देखो, ये बीच में क्या रखा है, पिन व्हील। कैथोड किरणों को ऑन करते ही व्हील क्या होने लगा, घूमने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी की तेज फ्लो को पैडल पे डाला जाए। अब ये क्या रहे हैं, उसके टर्मिनल को चेंज कर रहे हैं। तो टर्मिनल को चेंज करने से ये देखो, आप ध्यान से देखो, क्या पूरा का पूरा पिन व्हील क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली घूम रहा है। किसकी वजह से, कैथोड किरणों की वजह से। ये कैथोड किरणें क्यों हैं, क्योंकि ये हरे रंग की किरणें हैं भाई, ध्यान है ना, ठीक। एक तरफ प्लस है, एक तरफ माइनस है। अब वो उसके टर्मिनल को चेंज कर रहे हैं, जिससे कैथोड की दिशा भी बदल रही है और पहिए के घूमने का तरीका भी बदल रहा है, ठीक। तो ये कैथोड किरणों का एक सामान्य सा परिचय था, जिसको बारे में हमने जाना कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवरी कैसे हुई। विलियम क्रुक्स और माइकल फैराडे ने डिस्चार्ज ट्यूब बनाया। डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने 2 मेटल रखे, एक हाई वोल्टेज फ्लो कराया, उनके बीच में जो प्रेशर था वो बहुत कम था। उसके बाद फिर उसकी स्टडी किसने की थी, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने पहली प्रॉपर्टी क्या बताई जो बेसिक थी, कि कैथोड रेज पॉजिटिव मैग्नेट की प्रेजेंस में क्या करती हैं, डेविएशन करती हैं। तो ये फिर हमने क्या देखा कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में गति करती हैं। उसके बाद हमने देखा कि कैथोड किरणों में क्या होता है, वेट होता है, मास होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये कैथोड किरणों का एक सीधा सा स्ट्रक्चर, कि कैथोड किरणें सदैव सीधी रेखा में गति करती हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। हाँ, कैथोड किरणों को यदि किसी धातु पर गिराया जाए तो वह उस धातु के तापमान को बढ़ा देती है। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। एक छोटा सा एग्जांपल दो, हथौड़ी देखे होंगे। हथौड़ी को दीवार पे या कील पे एक जगह बार बार टक 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 करो, तो उससे क्या होगा, कुछ देर बाद आप एक चीज महसूस करोगे कि वहाँ का जो टेम्परेचर है उस कील का और उस हथौड़ी का, वो टेम्परेचर क्या हो गया है, बढ़ गया है। टेम्परेचर बढ़ क्यों गया, क्योंकि जब आप किसी कंपोनेंट पर, किसी पदार्थ पर यांत्रिक कार्य, भाई ये यांत्रिक कार्य है ना, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, जब यांत्रिक कार्य करते हो, मैकेनिकल फोर्स लगाते हो, तो वहाँ पर एनर्जी डेवलप होती है। और एनर्जी डेवलप होती है तो वहाँ पर कुछ गर्माहट होगा। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा, और अच्छा एग्जांपल लें, मान लीजिए आप घर पे देर से पहुँचे और पिताजी पहुँचते ही एक जोर का झापड़ भाड़ से आपके गाल पे धर दे। जैसे ही आपके गालों पर वो झंझनाटेदार झापड़ पड़ेगा, उसके बाद जरा अपने गालों को छू कर देखना, कैसा लगेगा, कुछ गर्माहट लगेगी, यही तो होता है ना। तो उन्होंने क्या किया, एक फोर्स लगाया आपके चेहरे पर। वो फोर्स क्यों लगा, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ का यूज़ किया, और जब फोर्स लगा तो वहाँ पे क्या डेवलप हुई, एनर्जी। और जब एनर्जी डेवलप हुई तो टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। तो सिंपल सी बात है। वैसे ही जब कैथोड किरणों को किसी मेटल पर उनको गिराया गया, मेटल पर बम्बार्टमेंट किया गया, तो देखा क्या गया कि उस मेटल का टेम्परेचर लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब मेटल का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है तो वहाँ पे उसका तापमान क्या होने लगा, बढ़ने लगा। और इससे ये प्रूफ कर दिया गया कि कैथोड रेज में भी क्या होती है, एनर्जी होती है। और कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। और ध्यान रखिएगा, इसी एक्सपेरिमेंट को के थ्रू किसका डेवलपमेंट हुआ था, गाइगर ने क्या किया था कि कॉपर मेटल पर कैथोड किरणों को देर तक बम्बार्टमेंट कराया, जिससे क्या हुआ, कैथोड उस कॉपर मेटल से एक नए टाइप की रे निकली। उस नए टाइप की रे को नाम किसका दिया गया, एक्सरे का। तो एक्सरे भी किसके थ्रू निकलती है, ऑलवेज माइंड में रखिएगा, बाय द हेल्प ऑफ कैथोड रेस, ठीक है।
अगला पॉइंट क्या रखा गया कि जब कैथोड किरणों के रास्ते में एक हल्के भार वाला पिन व्हील रखा गया तो उसमें घूर्णन देखा गया, यानी घुमाव देखा गया। इस आधार पर सिद्ध किया गया कि कैथोड किरणों में वेट होता है। ये सारी बात हम लोग कर चुके हैं। कैथोड किरणों के आसपास विद्युत क्षेत्र ले जाने पर सिद्ध हुआ कि धन देखो, ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम वहाँ मैग्नेट ले गए थे, वैसे अगर मैग्नेट की जगह हम 2 तार ले गए होते, आपको मालूम है, सिंपल, आप घरों में भी देखे हो, एक तार प्लस होता है और एक तार क्या होता है, माइनस होता है। तो अगर मैग्नेट की जगह जैसा वीडियो में देखा था आप 2 तारों को ले गए होते, तो जो पॉजिटिव चार्ज था, जो पॉजिटिव वाला तार होगा, कैथोड किरणें उसकी टूवर्ड्स जाएंगी। तो अगर कोई चीज़, एक कॉमन सेंस लगाओ, अगर कोई चीज़ पॉजिटिव के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रही है तो उस पर कौन सा चार्ज होगा, जाहिर सी बात है नेगेटिव होगा। और अगर कोई चीज़ नेगेटिव की टूवर्ड्स, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो उस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव का चार्ज होगा। बात समझ में आ रही है। अब हमने इतनी देर से नाम लिया कैथोड 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 कैथोड, लेकिन ये नहीं बताया कि कैथोड का नाम कैथोड क्यों पड़ा। जब इन रेज की स्टडी की गई तो देखा गया कि ये धन या पॉजिटिव चार्ज के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रही हैं, तो वहाँ पर एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई कि कैथोड किरणें, कैथोड रेज निगेटिव चार्ज है। और अगर निगेटिव को केमिस्ट्री में नाम दिया गया कैटायन, सॉरी एनायन। निगेटिव को क्या नाम दिया गया, कैथोड का, और पॉजिटिव को क्या नाम दिया गया था, एनोड का। बाकी अब कैटायन एनायन अलग चीज़ है, वो आप बाद में आगे पढ़ोगे। निगेटिव को नाम दिया गया था कैथोड का और पॉजिटिव को नाम दिया गया था एनोड का। तो यहीं से एक नाम इनको दे दिया गया, वो नाम क्या है, कैथोड। तो अगर कोई पूछे कैथोड नाम क्यों पड़ा, तो आंसर क्या दोगे आप, कैथोड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब उनके रास्ते में विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोवाइड किया गया तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में किसके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हुई, पॉजिटिव के टूवर्ड्स। पॉजिटिव के टूवर्ड्स अट्रैक्ट होने की वजह से इनको निगेटिव माना गया, और निगेटिव का नाम क्या होता था, कैथोड, IUPAC के रिकमेंडेशन से। और उसी टाइम से इनका नाम क्या पड़ गया, कैथोड रेस। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। ये सब उसके कुछ सिंपल से प्रॉपर्टी हैं, इसको आप एक एक करके लिख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं है, आराम से समझ सकते हो, समझ जाइएगा। ठीक, ये एक इम्पोर्टेंट हेडिंग है। अभी तक जो पढ़ा वो लगभग 9th के लिए ही इम्पोर्टेंट था। अब जो पढ़ने जा रहे हो 9th में उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ 11th में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक जो आपने पढ़ा था कैथोड किरणों का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जो उसकी प्रॉपर्टी देखी थी सामान्य, वो सब 9th 11th दोनों में है। लेकिन अब जो पढ़ने जा रहे हो ये केवल 11th का है। एक पॉइंट और आता है जो आपने पीछे देखा होगा कि कैथोड किरणों का E/M अनुपात निश्चित होता है। अब पहले तो दिमाग में ये आया होगा ये क्या होता है भैया। तो जैसे हम सब का एक वेट है, वैसे ही IUPAC ने टर्म एक पॉइंट डिसाइड किया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, E/M। E वहाँ क्या होता है, चार्ज होता है। M वहाँ क्या होता है, मास होता है। और हर कण का एक E/M वैल्यू है। सिंपल गणित जैसी वैल्यू, बहुत ज़्यादा इस पर सोचिएगा मत, एक जानकारी के नाते जाने जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, मैंने क्या कहा, E/M कि यहाँ वहाँ क्या है, E मतलब चार्ज, M मतलब भार। E/M की एक वैल्यू होती है और हर पार्टिकल की अपनी अलग अलग वैल्यू होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। इसी बेसिस पर J.J. थॉमसन ने एक पॉइंट कहा कि कैथोड किरणों का E/M वैल्यू कांस्टेंट है, यानी कि उनके चार्ज और द्रव्यमान का जो अनुपात है वो नियत है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें थोड़ा सा टिपिकल होंगी, थोड़ा सा कठिन होंगी, जो 11th वालों के लिए हैं वो अपना ध्यान बिल्कुल ठीक से लगा के सुने इस बात को। उनका E/M वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। उसी के अपोजिट एनोड की E/M वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती। तो कैथोड की E/M कांस्टेंट कैसे हुई और क्या उसका मान आया, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। पहले एक सामान्य जानकारी समझिए। J.J. थॉमसन ने काम क्या किया, उन्होंने
जो डिस्चार्ज ट्यूब अभी आपने पीछे विसर्जन नलिका देखी, जो भी कुछ देखा, उसकी शेप में थोड़ा चेंज कर दिया। चेंज क्या कर दिया, एक तरफ का हिस्सा उन्होंने थोड़ा बड़ा कर दिया और एक तरफ का हिस्सा बड़ा करके वहाँ पे 3 पॉइंट बनाए ABC, ठीक। और उन्होंने 2 प्रकार के फील्ड का यूज़ किया। फील्ड मतलब क्षेत्र, कौन कौन सा, इलेक्ट्रिकल फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड का। और इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को एक दूसरे के बिल्कुल कैसे रखा, लंबवत, परपेंडिकुलर। ये टर्म आपको समझना है, आप सब मैथ पढ़े हो, उनको कैसे रखा, लंबवत या परपेंडिकुलर, ठीक है, एक दूसरे के लंबवत और परपेंडिकुलर। उन्होंने एक फिल्टर का यूज़ किया जो उन्होंने अपने ट्यूब में लगाया, विसर्जन नलिका डिस्चार्ज ट्यूब में, ताकि ढेर सारे कठोर किरणों को ना देखकर केवल एक सीधी रेखा की स्टडी की जाए। तो चीज़ थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा सा कठिन है, जरा सी है। यकीन मानिए मेरा साथ देंगे आप तो आपको पूरा आसानी से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो की एक एक चीज़ को समझिएगा। जो बातें मैं कह रहा हूँ अगर वो समझ में नहीं आ रही हैं तो वीडियो में देखने का प्रयास करिएगा। मैं वादा करता हूँ चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। चलिए चलते हैं वीडियो के अंदर, लेट्स स्टार्ट। ये रहे जे थॉमसन। उन्होंने able to measure the ratio of electrical charge to the mass of the electron using the cathode ray discharge tube। इन्होंने E/m वैल्यू की डिस्कवरी के लिए, ये देखो जैसा मैंने कहा था, ये भी क्या है, एक डिस्चार्ज ट्यूब है। और इस डिस्चार्ज ट्यूब में ये चीज़ कैसी है, आप मैंने क्या कहा था, पहले से थोड़ा अंतर, एक साइड क्या कर देंगे, लार्ज कर देंगे, लार्ज यानी थोड़ा बड़ा कर देंगे। एक को नाम देंगे A, एक को नाम देंगे B और एक को नाम देंगे C। यहाँ पर 2 फील्ड हैं, तो ये देख रहा प्लस और माइनस, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड लिखा हुआ है। और ये जो आप एक दूसरा फील्ड देख रहे हो, ये कौन सा है, चुंबकीय फील्ड है। अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड में क्या रिप्रेजेंट करती हैं, डेविएशन, क्या दिखाती हैं, विचलन, उनकी तरफ मुड़ने का गुण वो रखती हैं, ठीक। ये जिसका मैंने नाम दिया था फिल्टर का, उस फिल्टर का यूज़ क्यों किया गया कि यहाँ पर ढेर सारी कैथोड निकल रही थी, तो इसके यूज़ से क्या किया, उन ढेर सारे कैथोड को एक सिंपल सीधी लाइन में कन्वर्ट किया गया। अब देखो होगा क्या डियर, अब सुनो, इस एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन होगा, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन होगा तो कैथोड रे कहाँ जाएंगी, पॉइंट A की तरफ। दूसरी बार क्या ऑन होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन होगा, तो कैथोड किरणें कहाँ जाएंगी, पॉइंट B की तरफ। मैं फिर कह रहा हूँ, चीज़ें अगर समझ में नहीं आएंगी वीडियो को बार बार देखिएगा, और NCERT की ई पाठशाला ऐप से आप केमिस्ट्री पार्ट 1 को डाउनलोड करके उसको पढ़िएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, आपको आना है, आपके लिए नया है। हो सकता है थोड़ी दिक्कत आती हो, लेकिन वीडियो को बार बार देखिएगा, किताब से पढ़िएगा, सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। और नहीं आएगा तो प्रयास करिएगा, मुझसे पूछिएगा, ठीक। मैंने क्या कहा, एक विसर्जन डिस्चार्ज ट्यूब में थोड़ा चेंज किया, उसके एक हिस्से को थोड़ा लार्ज कर दिया, 2 फील्ड यूज़ किए, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। दोनों फील्ड एक दूसरे के कैसे थे, परपेंडिकुलर थे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करोगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ऊपर की तरफ देख रहे हो आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करने पर कैथोड रे कहाँ जाएंगी, पॉइंट A की तरफ। और अगर मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करोगे तो वो कहाँ जाएंगी, पॉइंट C की तरफ। अगर दोनों फील्ड को ऑफ कर दोगे तो वो कहाँ जाएंगी, पॉइंट B की तरफ, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। वीडियो को देखते हैं। नीचे लिखा ही अप्लाइड इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, ये कैथोड का डेवलपमेंट हुआ। जब मैग्नेटिक फील्ड को देखा तो मैग्नेटिक फील्ड पर किरणें कहाँ गई, C की तरफ, जैसा अभी मैंने बोला था। फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड को बंद करके किसको ऑन किया, इलेक्ट्रिकल फील्ड को। आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल फील्ड को ऑन करने पर किरणें किधर गई, पॉइंट A की तरफ। और जब दोनों फील्ड को बंद कर देंगे तब वो किरणें कहाँ जाएंगी, पॉइंट B, यानी कि बिल्कुल मिडिल में, ठीक है। इस वीडियो को फिर से आप देख सकते हो कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को ऑन किया तो मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करने पर कहाँ जाएंगी, पॉइंट C।
जब इलेक्ट्रिकल फील्ड को ऑन किया तो कहाँ जाएगी पॉइंट ए, जब दोनों को ऑफ कर दो तो कहाँ जाएंगे पॉइंट बी पर। ठीक, ध्यान से फिर से देखिएगा इसको। ओके, यहाँ देखिए, हाँ अब देखिए दोबारा रिवीजन कर रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड को, चुंबकीय क्षेत्र को ऑन करने पर सी की तरफ, और इलेक्ट्रिकल फील्ड को ऑन करने की तरफ ए की तरफ। ध्यान दीजिएगा पॉजिटिव की तरफ ही जाएगी वो, और जब दोनों को बंद कर दिया तो किसकी तरफ जाएंगी वो किरणें, वो जाएंगी बिल्कुल बिंदु बी की तरफ। ठीक, अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आती है, लेक्चर थोड़ा सा लार्ज हो जाएगा। जे थॉमसन ने एक बात कही कि कैथोड किरणों का इस प्रकार मुड़ना, चाहे वो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ हो या चाहे वो विद्युत क्षेत्र की तरफ हो, दो बातों पर डिपेंड करता है। दोनों बातें कौन सी हैं? कैथोड किरणों का भार और दूसरा उनका आवेश। इसको थोड़ा समझिएगा। कोई भारी व्यक्ति हो तो क्या वो भारी व्यक्ति तेजी से गति करेगा कि धीमे से गति करेगा? यानी वो तेज दौड़ सकता है कि धीमे दौड़ सकता है? आपका आंसर क्या होगा? धीमे दौड़ेगा। अगर एक जगह प्लस चार्ज रखा हो और प्लस चार्ज के सामने हम नेगेटिव चार्ज ले आए तो दोनों के बीच फोर्स कौन सा लगेगा? एट्रैक्शन का। तो एक बात और सोचो ना, जब एट्रैक्शन का फोर्स लगेगा तो अगर हम नेगेटिव की वैल्यू बढ़ा दें, नेगेटिव की पावर बढ़ा दें, तो नेगेटिव की पावर बढ़ाने पर लगने वाला एट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। मेरी बात समझ में आ रही है? नेगेटिव की पावर बढ़ाने पर लगने वाला एट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ इन दो फैक्टर को उन्होंने लेकर चला और उन्होंने कुछ बातें प्रूव की, वो भी हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये देखिए, ये E/m की वो वैल्यू है जिसके थ्रू उन्होंने इसको कैलकुलेट किया था। यहाँ पर एक छोटी सी बात आती है, थॉमसन ने किया क्या? जैसा भी मैंने आपको बताया कि दो फैक्टर इंपॉर्टेंट मेनली थे। पहला फैक्टर क्या था? भार यानी वेट, जिसको हम द्रव्यमान यानी मास, जिसको डिनोट करते हैं m से, और चार्ज यानी कि E, जिसको डिनोट करते हैं E से। थोड़ा सा साथ दीजिए, थोड़ा सा कठिन होगा, बस और कुछ नहीं। थॉमसन ने बड़े अच्छा काम किया। उन्होंने क्या किया कि अलग अलग गैसों को लिया, उसी जो डिस्चार्ज ट्यूब थी, उसी डिस्चार्ज ट्यूब में अलग अलग गैसों को लिया, और जो दो प्लेटें यूज़ की थी पॉजिटिव नेगेटिव, वो भी अलग अलग लिया। तो भाई हर अलग अलग एलिमेंट को यूज़ करने पर, अलग अलग मेटल को यूज़ करने पर एक चीज़ सेम हुई, कि जो कैथोड किरणें थी वो वैसे ही निकल रही थी जैसे बाकी निकलती थी। उन्होंने देखा क्या कि चाहे कोई भी गैस लो, चाहे कोई भी मेटल लो, निकलने वाली जो कैथोड रेज है वो कैथोड रेज कैसी थी? जैसे सबकी स्पीड थी वैसे ही हर किसी की थी, एक जैसी स्पीड सभी की। तो अगर एक जैसी स्पीड सभी की है तो सभी का मास और सभी का चार्ज कैसा होगा? एक जैसा होगा ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर सभी की स्पीड एक जैसी है तो सभी का मास और सभी का चार्ज वो कैसा होगा? एक जैसा। क्योंकि अगर मान लो हाइड्रोजन को लें, हाइड्रोजन से निकलने वाली कैथोड का वेट ज़्यादा है, और हाइड्रोजन से निकलने वाली कैथोड का वेट कम है, और हीलियम से निकलने वाली कैथोड का वेट कैसा है? ज़्यादा है। तो जो भारी होगी उसकी स्पीड कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो हम क्या कह देंगे? इसका मास कैसा है, इसका द्रव्यमान कैसा है? अलग है। या तो इसका चार्ज कैसा है? अलग है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ होता क्या है? हर एलिमेंट को लेने पर एक ही चीज़ दिखी, स्पीड बिल्कुल कैसी है? सेम है। अर्थात ये प्रूफ कर दिया जे थॉमसन ने कि चाहे कुछ भी ले लो, चाहे कोई भी मेटल ले लो, जो ये डेविएशन, जो ये मुड़ना हो रहा है, कभी विद्युत धारा, कभी इलेक्ट्रिकल फील्ड की तरफ, कभी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ये 100%
एक जैसा है, और अगर ये एक जैसा है तो हर एलिमेंट से निकलने वाली कैथोड रे भी कैसी है, एक जैसी है। अगर कैथोड रे एक जैसी है तो हर कैथोड रे का चार्ज और हर कैथोड रे का मास दोनों कैसा है, सेम है। समझने का प्रयास करिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, किताबों को पढ़िएगा, ठीक है। उस बेसिस पर उन्होंने एक वैल्यू कैलकुलेट की। वो वैल्यू क्या थी, 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलाम किलोग्राम इनवर्स। ये E/m वैल्यू थी किसकी, कैथोड किरणों की। इस वैल्यू के आधार पर एक बहुत अच्छा काम किया गया कि हमको कैथोड किरणों का मास और आसानी से और अच्छे से कैलकुलेट हो सका। वो कैसे हुआ देखता हूँ आगे चल के। ये देखिए, ये वो भार है जो हमको E/m की वैल्यू है जो हमें प्राप्त हुई थी, जिसकी स्टडी किसने की थी, थॉमसन ने। और कैसे किया, मैंने वो सारी बातें भी आपको, जहाँ ME क्या है नीचे लिख के आ रहा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किलोग्राम, E क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड मतलब चार्ज की प्रबलता, ठीक है। अगला जो पॉइंट आता है वो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अभी हमने क्या भेजा, अब देखिए, अभी हमने क्या देखा, E/m वैल्यू। अब क्या देखेंगे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एक साइंटिस्ट हुए मिलिकन, मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नीचे आप नाम देख रहे हो। वो कौन सा है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की सहायता से उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट किया था। वो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि उन्होंने कैसे क्या सारे एक्सपेरिमेंट किए। वो भी आपके सिलेबस में, ये क्लास 9th में नहीं है, ये क्लास 11th में है, उसको हम लोग इजीली देखेंगे। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज था 1.6 इंटू 60 इंटू 10⁻−19 कूलाम। ये देखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया है, चार्ज की वैल्यू हो गई, ये E/m की वैल्यू इतनी होती है। तो इसके द्वारा जो कैलकुलेट हो पाया वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ME इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैलकुलेट हो पाया, जो वैल्यू कितनी थी, 9.1094 इंटू 10⁻31 kg, ये उसकी वैल्यू थी। और इसी के साथ ये प्रूफ हो गया कि कैथोड किरणों में का E/m वैल्यू कांस्टेंट होती है। और ये एक स्लाइड है, इस स्लाइड में वो सारी चीज़ें दी गई हैं जो चीज़ हमने पीछे के वीडियो में देखी है। आप एक एक पॉइंट को पढ़िएगा, जहाँ दिक्कत होगी पूछिएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज की प्रबलता। चार्ज जितना प्रबल होगा आकर्षण उतना ही ज़्यादा होगा। मास ऑफ पार्टिकल यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान जितना वो भारी होगा उसके मूवमेंट उतना ही कम होगा, अभी मैंने बताया। ये पूरा एक इसका स्टडी है, आप इस स्टडी को एक एक करके पढ़िएगा। बाकी आज के लेक्चर के लिए इतना ही। जो बातें कंक्लूड करनी, हमने आज पढ़ा क्या क्या, हमने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ा, कणाद के बारे में जानकारी ली, डेमोक्रिटस को देखा, उसके बाद हमने फिर डाल्टन के परमाणु मॉडल की क्या क्या कमियां थीं वो देखी। फिर हमने कैथोड किरणों की डिस्कवरी की, एक छोटा सा यात्रा किया, विसर्जन नल का, उसके अलग अलग वीडियो देखे। और फाइनली यहाँ ये पहुँच गए कि J.J. थॉमसन ने प्रूव कर दिया कि कैथोड किरणों का E/m वैल्यू निश्चित होती है। अब एक पॉइंट और, इतने सब के बाद J.J. थॉमसन ने ये कंफर्म कर दिया कि चाहे कोई भी पदार्थ हो, कुछ भी हो, उसमें कैथोड किरणें होती हैं। और उन सभी कैथोड किरणों का जो वैल्यू है, जो प्रॉपर्टी है, वो सब कैसा होता है, एक जैसा होता है, ठीक है। अब इन सब के बाद फिर उसकी E/m वैल्यू आई, जो भी हम लोग देखा तो उसे आपको लिखना होगा। फिर चार्ज आया 1.6, जो किसने खोजा था, रॉबर्ट मिलिकन ने, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद फिर उसका द्रव्यमान खोजा गया, तो उस कैथोड को फिर J.J. थॉमसन ने एक नाम दिया, वही नाम क्या था, इलेक्ट्रॉन का। वो नाम किसका था, इलेक्ट्रॉन का। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। जो भी दिक्कतें हों, समस्या हों, उसके बारे में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें नई हैं आपके लिए, उन्हें आप देखिए, समझिए, किताबों का सहारा लीजिए। ई-पाठशाला ऐप का यूज़ करके आप डाटा को पढ़ सकते हो। अगर आपके पास कक्षा 9th की किताब है तो उसमें भी चीज़ें अच्छे से दी हैं, उसको पढ़िए। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार।